हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट का 2022 का पार्ट सेकेंड। ठीक है, बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के जो पेपर्स है उसमें 2022 का पार्ट सेकेंड। सो स्टार्ट करते हैं हम। तो आज हम कौन सा क्वेश्चन देखने वाले हैं 2022 पेपर का? क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन एपिडेमियोलॉजी फॉर 3 मार्क्स, explain the aims and methods of epidemiology for 6 marks, and describe the role of nurse in prevention of communicable disease for 6 marks. So क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला डिफाइन एपिडेमियोलॉजी। तो हम ऑथर की डेफिनेशन के हिसाब से ही डेफिनेशन देखेंगे यहाँ पर। तो अकॉर्डिंग टू थ्रशफील्ड के अकॉर्डिंग क्या है एपिडेमियोलॉजी? एपिडेमियोलॉजी एक स्टडी है डिसीज की पॉपुलेशंस के बीच में और उनकी फैक्टर्स की फैक्टर्स दैट डिटरमाइन इट्स अकरेंस। फैक्टर्स जो फैक्टर डिटरमाइन करते हैं ऑकरेंस डिसीज का, बार बार अकरेंस करवा रहे हैं डिसीज को, उसको डिटरमाइन करने के लिए एक स्टडी है। So epidemiology is the study of disease in the populations and of factors that determine its occurrence. Epidemiology डिसीज एक स्टडी है डिसीज और उसके फैक्टर्स जो उसकी बार बार प्रेजेंस को डिटरमाइन करते हैं उसकी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, epidemiology is the study of the patterns, causes and control of disease in groups of people. यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग एपिडेमियोलॉजी स्टडी है पैटर्न, कॉजेज और कंट्रोल ऑफ डिसीज की। ठीक है, ग्रुप्स ऑफ पीपल के बीच में। और अदर वर्ड्स में अगर हम देखें तो एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द स्प्रेड ऑफ डिसीज ओकर इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल एंड व्हाई। स्टडी है डिसीज की स्प्रेड की, कैसे डिसीज फैल रही है डिफरेंट पॉपुलेशन में और क्यों फैल रही है, उसकी एक स्टडी है। नाउ हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बी वाले पार्ट पर। एक्सप्लेन द एम्स एंड मेथड्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। से बहुत बड़ा क्वेश्चन होने वाला है। मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से लिखा है, एक्सप्लेन करा है, बट मैं इसलिए कर रखा है ताकि अगर क्वेश्चन इंडिविजुअल आ जाए या जैसे अगर एग्जाम में आता है एक्सप्लेन एम्स फॉर 6 मार्क्स आ गया तो हमें उतना लिखने के लिए होना चाहिए कंटेंट, या फिर सिर्फ और सिर्फ मेथड्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी ही 6 मार्क्स या 10 मार्क्स की आ गई तो इतना कंटेंट होना चाहिए हमारे पास। इसलिए मैंने उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखा है और डिटेल में एक्सप्लेन भी करूँगी मैं। तो पहले हम देख रहे हैं एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। क्या क्या एम्स है? टू डिटरमाइन द फ्रिक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज इन पॉपुलेशन। उसकी फ्रिक्वेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम स्टडी करते हैं। उसके बाद टू आइडेंटिफाई ईटियोलॉजी टू अचीव कंट्रोल ओवर द डिसीज। हम उसके कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं ताकि हम डिसीज के ऊपर कंट्रोल अचीव कर सकें। टू एक्वायर इंफॉर्मेशन ऑन द इकोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अ डिसीज। टू असेस इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ अ डिसीज। टू डेवलप प्लान एंड मॉनिटर हेल्थ केयर पॉलिसी फॉर द डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम्स। ठीक है, ये 5 हैं जो जनरल एम्स है। उसके अलावा इंटरनेशनल एपिडेमियोलॉजिकल एसोसिएशन ने भी 3 मेन एम दे रखे हैं एपिडेमियोलॉजी के। क्या? टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन एंड साइज ऑफ डिसीज प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन। ओके, टू आइडेंटिफाई इटियोलॉजिकल फैक्टर्स इन द पैथोजेनेसिस ऑफ डिसीज। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है डिसीज की प्रोग्रेशन के लिए। ठीक है, to provide the data essential to planning, implementation and evaluation of services for prevention, control and treatment of disease and to setting up of priorities among those services। ठीक है, essential data provide करना है प्लानिंग, implementation और evaluation services के लिए। क्यों? ताकि हम प्रिवेंट, कंट्रोल और ट्रीट कर सकें डिसीज को। ठीक है, और सेट कर सकें प्रायोरिटीज को उन सर्विसेज के अकॉर्डिंग, सर्विसेज के लिए हम प्रायोरिटी सेट कर सकें। ठीक है, तो ये हमारे हो गए एम्स। अब हम देखेंगे मेथड ऑफ एपिडेमियोलॉजी। मेथड ऑफ एपिडेमियोलॉजी को हम पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी होती है, एक एक्सपेरिमेंटल स्टडीज होती है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में फिर 2 टाइप्स होते हैं, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स और नॉन रैंडमाइज्ड ट्रायल्स। ठीक है, उसके बाद जो ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, जो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज है वो फिर से 2 पार्ट में डिवाइड है, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज और एनालिटिकल स्टडीज। अब डिस्क्रिप्टिव स्टडीज फिर से 2 टाइप है, क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल, और एनालिटिकल में केस कंट्रोल और कोहोर्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशनल स्टडीज को स्टडी करेंगे। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज क्या है? ये इन्वॉल्व करती है वॉचिंग और रिकॉर्डिंग ऑफ हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स को। ठीक है,
विदाउट इंटरफियरिंग इन द नेचुरल कोर्स ऑफ डिसीज। वॉच और रिकॉर्ड करती है हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स को बिना किसी इंटरफेरेंस के उसके अकरेंस उसके कोर्स ऑफ डिसीज़ में, या डिसीज़ की कोई भी कोर्स में, या हम कोई मेडिकेशन दे रहे हैं या फिर ऐसा नहीं, जो हो रहा है उसी को सिर्फ रिकॉर्ड और वॉच करते हैं। ठीक है, ये स्टडी हेल्प करती है फाइंडिंग पैटर्न्स, कॉजेज एंड आउटकम्स ऑफ डिसीज। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल मेथड इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू डिस्क्रिप्टिव मेथड एंड एनालिटिकल मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड में क्या है? डिस्क्रिप्टिव मेथड इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज और हेल्थ स्टेटस। डिस्क्रिप्टिव मेथड किससे कंसर्न करती है? स्टडी करती है अमाउंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज का। ठीक है, विद इन अ पॉपुलेशन बाय पर्सन, प्लेस और टाइम। अमाउंट और डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करती है किसी एक पॉपुलेशन में, कैसे? एक पर्सन, प्लेस और टाइम को लेकर। ठीक है, इट इज़ द स्टडी ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ एंड डिसीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन। ये क्या है? स्टडी है जो एक स्टडी है जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन में या डिसीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन में, उनको स्टडी करने की मेथड है। ठीक है, अब जैसे कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन और कॉजेज ऑफ डिसीज के लिए? एज, सेक्स, सोशल स्टेटस, इनकम, ऑक्यूपेशन, हाउसिंग, सोशल कस्टम, हैबिट्स और एक्सेट्रा। ठीक है, ये क्या करती है? एक बॉडी ऑफ नॉलेज प्रोवाइड करती है एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी के लिए। अब जो प्रोसीजर है डिस्क्रिप्टिव मेथड का, इसके अंदर हमारी 6 या 5 स्टेप्स, हाँ 6 स्टेप्स आती हैं। ये रही वो 6 स्टेप्स। मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैंने सिर्फ यहाँ नाम लिख दिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाती है, तो ये नाम आप देख लेना एक बार। 6 स्टेप्स है। ओके, नाउ हम आगे बढ़ेंगे एनालिटिकल मेथड पे। एनालिटिकल मेथड जो है वो सर्च करती है अंडरलाइंग कॉज का। ठीक है, जो डिसीज़ के अंडरलाइंग कॉज है उसको सर्च करने का काम करती है एनालिटिकल मेथड। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या है? जो सोर्स है उसको अनकवर करना और मोड ऑफ डिसीज़ को पता करना। ठीक है, मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ डिसीज़ क्यों स्प्रेड हो रही है, किस कारण से स्प्रेड हो रही है, उसे पता करना। ठीक है, ये क्यों की जाती है? ताकि हम जो भी हाइपोथेसिस है उसे टेस्ट कर सकें। These hypotheses are formulated on the information, बहुत ज़्यादा नॉइज आ रही है, I know. These hypotheses are formulated on the information gathered from the descriptive method. ये जो hypothesis है ये formulate होती है information जो हमने गैदर करी है डिस्क्रिप्टिव मेथड से, जो हमने इंफॉर्मेशन ली है उसके बेसिस पे हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। ठीक है, अब एनालिटिकल मेथड भी जो है वो वापस से 2 टाइप्स होती है, रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव केस कंट्रोल स्टडी जिसको बोलते हैं, और कोहोर्ट स्टडी। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव क्या है ये आप लोग देख लेना, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा नहीं तो मेरा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ डाल दिया है, आप एक बार इसे आराम से देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, या नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट डाउन करके बता सकते हो, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। ये रेट्रोस्पेक्टिव, ये प्रोस्पेक्टिव। अब हम जा रहे हैं सेकेंड हमारी मेथड जो थी ऑब्जर्वेशन के बाद में, एक्सपेरिमेंटल। हम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ आर डन टू कंफर्म द etiology of diseases, establish the efficacy of preventive or therapeutic measures, and evaluate healthcare services. एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ की जाती है कॉज ऑफ डिसीज़ को कंफर्म करने के लिए। ठीक है, या फिर किसी चीज़ की एफिकेसी, मतलब किसी चीज़ की एफिशिएंसी को पता करने के लिए, जैसे कि प्रिवेंटिव और थेरेपेटिक मेजर्स की एफिशिएंसी, वो कितनी इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, वो पता करने के लिए एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ की जाती है। या फिर जो हेल्थ केयर सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको इवेल्यूएट करने के लिए। 3 चीज़ों के लिए की जाती है, ताकि हम एग्जैक्ट कॉज पता कर सके डिसीज़ का, या फिर हम एफिकेसी जान सके प्रिवेंटिव और थेरापेटिक मेजर्स की, या फिर हेल्थ केयर सर्विसेज को इवेल्यूएट कर सके। ठीक है, अब ये फिर से 2 कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर होती है, जिसके अंदर रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स आता है और नॉन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स। Randomized control trials involves the process of random allocation of subjects to be studied. इसके अंदर कोई भी
हम अलग से खुद से सिलेक्ट नहीं करते कि ये होना चाहिए, बस हम रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं बिना किसी उसका बैकग्राउंड जाने या कुछ भी जाने, किसी भी पर्सन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये इसकी 6 स्टेप्स है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल की, एक बार आप देख लेना, पढ़ लेना थोड़ा बहुत। उसके बाद नॉन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में कोई भी रैंडमाइजेशन नहीं होता है। हम किसी भी मतलब किसी भी पर्सन को रैंडमली उठाकर सब्जेक्ट के तौर पर नहीं रख सकते। हमें उस पर कुछ हमारे उसके रीजंस होना चाहिए क्यों हम उसके ऊपर ये ट्रायल्स कर रहे हैं, वो हमें पता होना चाहिए, तभी जाकर हम किसी पर्सन को सिलेक्ट करेंगे। दिस टाइप ऑफ ट्रायल्स आर यूज व्हेन ड्यू टू सम रीजंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट आरसीटी इन ह्यूमन बींग्स। ये ट्रायल मेथड कब यूज़ करी जाती है, जब हम किसी कारण से रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स को कंडक्ट नहीं करवा पाते, ठीक है। और इसके अंदर कोई रेंडमाइजेशन नहीं होता है। और उसके बाद क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ भी इसे बोल सकते हैं, ठीक है। दिस ट्रायल्स आर रिफर्ड एज नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। सो हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमने एम्स देख लिए हैं, मेथड्स देख लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के सी वाले पार्ट पे चलते हैं, रोल ऑफ नर्स इन प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस, ठीक है। नर्स क्या है, नर्स एक क्रूशियल रोल प्ले करती है प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज में। कैसे, थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़। अब क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती है, हेल्थ एजुकेशन एंड प्रमोशन, ठीक है। नर्सेज एजुकेट करती है इंडिविजुअल्स को, कम्युनिटीज़ को, कि कैसे कम्युनिकेबल डिसीज़ स्प्रेड होती है, और इम्पोर्टेंस देती है हाइजीन, वैक्सीनेशन और सैनिटेशन को, ठीक है। दे ऑल्सो प्रमोट बिहेवियर्स लाइक हैंड वॉशिंग, सेफ फूड हैंडलिंग एंड सेफ सेक्शुअल प्रैक्टिसेस। इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करती है नर्सेस। नर्सेस आर often involved in administering vaccines, educating patients about the importance of immunization and ensuring that vaccinations are up to date, particularly for preventable diseases such as measles, polio and influenza. इन्फेक्शन कंट्रोल करती है नर्सेस। सर्विलेंस करती है नर्सेस। नर्सेस मॉनिटर करती है, ट्रैक करती है केसेस को कम्युनिकेबल डिसीजेस के, ताकि वो रिपोर्ट कर सके, उन्हें हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करवा सके, ठीक है। स्क्रीनिंग और अर्ली डिटेक्शन का काम करती है नर्सेस, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, HIV और हेपेटाइटिस पेशेंट की स्क्रीनिंग करती है या अर्ली डिटेक्शन में हेल्प करती है। काउंसलिंग और सपोर्ट प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल्स को, फैमिलीज़ को, कम्युनिटीज़ को, और कम्युनिटी आउटरीच करती है थ्रू प्रोग्राम्स एजुकेटिंग वल्नरेबल पॉपुलेशन एंड प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज such as access to vaccination, clean water and hygiene products to prevent communicable diseases. सो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। हमने सबसे पहले एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन देखी, जिसमें हमने 2 ऑथर की डेफिनेशंस देखी है। उसके बाद में एक जनरल डेफिनेशन देखी है। उसके बाद हमने एम्स देखे, वो भी 2 अलग अलग थे, एक जनरल, उसके बाद में एक स्पेसिफिक। फिर हमने मेथड्स देखी, जिसमें 2 टाइप्स की मेथड्स थी, एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशनल, जिसको हमने अंदर डिटेल में एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन में समझा है। उसके बाद हमने देखा है नर्सेस के रोल। सो हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। Thank you so much guys, or please like, share and subscribe my channel. Okay, bye bye.